17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार का तीसरा कार्यकाल और उसका 17 सितंबर को 100वां दिन। आज सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है। हम बात कर रहे हैं विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से, जिनसे हम बात करेंगे 100 दिन की उपलब्धियों पे वो बात करेंगे और हम बात करेंगे न्यायपालिका में कई उठ रहे सवालों पर। मेघवाल साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां 3 न्यायिक संहिताओं के साथ साथ और क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन की बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी को। एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, दूसरा विश्वकर्मा जयंती है। जितने भी हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है विश्वकर्मा जयंती का। चाहे वो लकड़ी का काम करते हों, चाहे लोहे का काम करते हों, चाहे जूती बनाते हों, चाहे जो भी हाथ का हुनर जिसमें है, उनके लिए आज विश्वकर्मा जयंती का बड़ा दिन है। तीसरा, आज पूर्णिमा भी है। तो ये एक सुखद संयोग है कि हमारे तीसरे कालखंड, मोदी जी का जो तीसरे कार्यकाल का जो कालखंड शुरू हुआ, उसके जो 100 दिन पूरे हुए, उस अवसर पर 100 दिन पूरे होना, पूर्णिमा का भी आना, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का भी होना और विश्वकर्मा जयंती का भी होना, ये हमारे लिए एक सुखद संयोग है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देता हूं। दूसरा, आपने सवाल किया कि न्यू क्रिमिनल लॉज, वो भी इसी कालखंड में लागू हुए 1 जुलाई 2024। तो ये 100 दिन के कालखंड का ही एक हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण मेरे ख्याल में, और उसको हम आमूलचूल परिवर्तन भी कह सकते हैं। और अंग्रेजों को चूंकि भारत के नागरिकों को दंड देना था, इसलिए उन्होंने हर संहिता के साथ भारतीय दंड संहिता, अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब क्रिमिनल और ये चीजें जोड़ना, दंड जोड़ना, तो मोदी जी को न्याय देना था, इसलिए उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, नागरिकों को सुरक्षा देनी थी, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें तो बहुत से ऐसे नाम थे, बहुत से ऐसे नाम, जो नाम ब्रिटिश काल में तो हमारे लिए गर्व के विषय होते रहे होंगे, लेकिन भारत आजाद हो गया, 75 साल हो गए, और इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिवी काउंसिल शब्द अभी भी था, जूरी अभी भी था। ब्रिटिश प्रिंटर से गजट आएगा तो उसको माना जाएगा ये अभी ही था। ये सब इस कालखंड में हटे हैं, इसलिए ये जो 100 साल का, 100 दिन का जो हमारा कालखंड है मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 100 दिन की मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि जो निर्णय प्रक्रिया में वो तेजी भी लाए हैं, और जैसे उन्होंने कहा मैं 3 गुना ज्यादा काम करूंगा, इस दिशा में बढ़े भी हैं। आप डेवलपमेंट वर्क देख लीजिए सारे, चाहे आप रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे बंदरगाह के देख लीजिए, कोई आप डिजिटल का देख लीजिए, कोई काम रुका नहीं है जी, बहुत फास्ट कैबिनेट में डिसीजन हुए हैं। और उसके बाद गवर्नेंस के काम को भी देख लीजिए आप, गवर्नेंस का कोई भी काम, चाहे हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा रिलीज करना हो, वो तो पहला ही डिसीजन था। चाहे हमें गरीब आदमियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने हो, ये गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस और डेवलपमेंट, इन दोनों पे ही प्रधानमंत्री जी का इन 100 दिनों में बहुत जोर रहा है। कैबिनेट की भी लगातार बैठकें हुई है और निर्णय भी तेजी से हुए हैं। किसी भी तरह से गति में कोई कमी नहीं आई है, गति उल्टी बढ़ी है। हालांकि वैसे तो प्रधानमंत्री अगले 100 दिनों के बजाय 2047 तक की परियोजना और खाका खींचते हैं, लेकिन अगले 100 दिनों में इन 100 दिनों की उपलब्धियों का आगे क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, वो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, लक्ष्य लेकर चलना ही चाहिए। और उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है कि ये जिस कालखंड में हम चल रहे हैं, और ये 2047 तक जब पूरा होगा तो ये अमृत काल है 25 साल का, इसमें हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में अभी जो 100 दिनों में उन्होंने जो नींव रखी है, वो मजबूत नींव रखी है।
अब जैसे आपने 3 न्यू क्रिमिनल लॉज की बात की, नई बंदरगाहों के विकास की बात की, ये क्या है? नींव रखने वाले सौर ऊर्जा पीएम। तो ये जो अगर आप इसमें नहीं, जलवायु परिवर्तन की तो उन्होंने बात की है, तो वो तो कह रहे हैं कि हम 1000 साल का एजेंडा लेके चल रहे हैं। ये सोलर एनर्जी में हम कार्बन एमिशन को भी कम करेंगे ना। और वो कह रहे हैं कि पेरिस में जो समझौता हुआ उसको दूसरे देश समय पर पूरा नहीं कर पाए या लागू ही नहीं कर पाए, कई देश तो। लेकिन हम ऐसा एजेंडा लेकर के चले हैं जलवायु परिवर्तन के मामले में कि हम 1000 साल का हमारा एजेंडा है कि भारत 1000 सालों तक जलवायु परिवर्तन में संसार को कैसे लीड करेगा। जो हमने 3 न्यायिक संहिताओं की बात की, कानूनी संहिताओं की, उसे लेकर कानून के कई जानकारों का कहना है कि इनमें भी और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें कवर नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से न्याय मिलने में लोगों को थोड़ी बाधा आ सकती है। देखिए, 1 जुलाई से ये लागू हुए। कुछ हमारे जो आलोचक है ना, वो इसमें आलोचना करते हैं कि आप जल्दबाजी में ले आए। हम 2019 से ही इसमें काम कर रहे हैं, जल्दबाजी किस चीज की? सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चिट्ठियां लिखी गृह मंत्री जी ने, सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने भी हाई कोर्ट के हैं उनको चिट्ठियां लिखी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी, हमारे हाई कोर्ट के जजेस को लिखी, हमारे जो ये एकेडमी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनको चिट्ठियां लिखी, लॉ कॉलेजेस को चिट्ठियां लिखी, जितने प्रोफेसर हैं उनको चिट्ठियां लिखी, सबसे जवाब लिए, जनता से जवाब लिए। और लेने के बाद 100 से ज्यादा बैठकें की अमित शाह जी ने, हम भी उसमें सम्मिलित होते थे। उसके बाद जब ये लाए लोकसभा में, जब इंट्रोड्यूस हुआ तो अपोजिशन ने कहा साहब इस कमेटी को भेजो। एक ही डिमांड थी, ये तो नहीं था कि जल्दी में ला रहे हो। जब कमेटी ने समय पे रिपोर्ट दे दी, कमेटी ने भी सबको सुना। हमारे ब्रजलाल जी थे, एक्स डीजी यूपी के और राज्यसभा के मेंबर, वो इस कमेटी के चेयरमैन थे, सबको सुना। तो सुनने के बाद जब लागू होने लगा तो उनको लगा कि अब क्या आलोचना करें, तो कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में ले आए, इसमें पुलिस को अधिकार ज्यादा दे दिया, आपने क्या पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी क्या, आपने, मैं आपके माध्यम से बना एफएसएल रिपोर्ट कहां से आ जाएगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल में, इसमें सबको ट्रेनिंग हो गई हमारी। और जो स्टेट में हमारी जुडिशियल एकेडमी है उसमें भी ट्रेनिंग हो गई है, उसमें जुडिशियल ऑफिसर और पुलिस। और जो हमारा ये एफएसएल के लिए हमने कैबिनेट में ले जाकर के बजट सैंक्शन करा दिया। और एफएसएल से समझे यूनिवर्सिटी का भी प्रपोजल आ गया। तो ये जितनी चीजें आई है, ये क्यों आई है? इसलिए आई है कि हम इनको ढंग से लागू भी करना चाह रहे हैं कि जो हमने इसमें चेंजेस किए हैं, जैसे डिजिटल, इसमें हम समन जारी करने का हमारा प्रावधान है कि भी क्यों आप उसको चिपकाओ, डिजिटली कर लो। एक इसमें जो थोड़ी आलोचना करते हैं, ट्रायल इन एब्सेंशिया, कोई आतंकवादी है, वो अपराध करके बाहर चला गया, तो अब तक तो वो एब्सकॉन्डिंग माना जाता था, हमने इसमें प्रावधान कर दिया क्या उसके वो एब्सेंट है तो भी हम ट्रायल करेंगे। तो ये आलोचना का विषय नहीं है, ये तो सुधार है। अब जैसे 0 FIR है, तो ये तो एक बहुत अच्छा सुधार है। कम्युनिटी सर्विस, अगेन कम्युनिटी सर्विस, कब अडवाणी जी गृह मंत्री होते थे तब एक रिपोर्ट दी गई थी, शायद मल्लिमत कमेटी नहीं दी थी, अब कितने मल्लिमत कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा कम्युनिटी सर्विस लागू करो, तब से पेंडिंग है, तो जल्दबाजी काहे की? इसलिए मुझे लगता है ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज में जो चेंजेस किए हैं, बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं और जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है जी। घर बैठे कोई FIR दर्ज करा रहा है। इवन कुछ लोगों ने कहा, एक दो हमारे एडवोकेट हैं ऐसे जिन्होंने हमारे यहाँ से एप्लीकेशन लगाई कि साहब इसको थोड़ा डिले करो, इसमें टाइम लो, साउथ के लोग नाराज हैं। मैं साउथ में जाके वर्कशॉप करके आया जी, सबने लागू कर दिया, ऑल आर हैप्पी। इसमें कुछ मामले हैं, जैसे मैरिटल रेप का मामला है, या फिर इसी तरह के यौन अपराधों को लेकर कई मामलों को छुआ नहीं गया है, इसको लेकर वकीलों में चर्चा है। नहीं, वो मैरिटल रेप इशू ही अलग है, वो भारतीय संस्कृति और उसके साथ उसका क्या तालमेल है, कोर्ट कोई फैसला उसमें अभी कोई आया भी नहीं है। ये विषय तो कोर्ट में अलग चल रहे हैं ना, मैरिटल रेप का विषय अलग चल रहा है। एक विषय और चल रहा है कि जैसे शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन कुछ ऐसे रिलीजन हैं या कुछ ऐसे सेक्ट हैं
जिनमें कहते हैं कि 14 साल 15 साल में ही Adolescence के बाद शादी मान ली जाए या शादी कर दें तो हम तो मान्यता देते हैं उसको। तो ये कोर्ट में चल रहे हैं विषय, कोर्ट इसको तय करेगा कि भाई जो जो कानून है हमारा 18 साल शादी का, तो वो सब पे लागू होना चाहिए। वो एक कोर्ट का विषय भी है और आप इसको कह सकते हो यूसीसी का विषय भी है। यूसीसी को लेकर ही मैं आ रहा था, वो चूंकि साझा संसदीय समिति में अभी ये पूरा मामला है, तो इसको लेकर सरकार के क्या प्लान? देखिए, यूसीसी को लेकर के आपने देखा होगा कि इस 100 दिन के एजेंडे में प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोले, आपने सबने सुना भी है। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये मामला पेंडिंग भी है और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अभी कार्यकाल समाप्त हुआ है, गठन होना है। और मुझे लगता है कि इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जो अभी हमने चुनाव लड़ा था उसमें हमारा जो संकल्प पत्र था उसमें इसको हमने इसका उल्लेख किया है और प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से ही बोले हैं। राज्यों ने भी इसमें अगुवाई की है, जैसे उत्तराखंड है, गोवा में पहले से यूसीसी था। तो मुझे लगता है देश में इसमें इसके पक्ष में वातावरण बन रहा है। वक्फ बोर्ड के प्रपोजल को लेकर ये जो विधेयक था, वो जो साझा संसदीय समिति के पास है, उसे लेकर भी देश में बहुत चर्चा चल रही है। देखिए, कांग्रेस ने अननेसेसरी उसकी आलोचना की कि भाई इसमें यू टर्न ले लिया। यू टर्न का विषय नहीं था इसमें। वक्फ में अमेंडमेंट 2013 में कांग्रेस ने किया, 95 में भी किया, उससे पहले भी किया, 4 बार हो गया। तब तो इसका मतलब अब क्या कांग्रेस कह रही है कि इसमें क्यों अमेंडमेंट कर रहे हो, तो आपने कैसे किया? अब आप देखिए, एक गांव है तमिलनाडु में, उस पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये वक्फ संपत्ति है। पूरा गांव कैसे हो सकता है? एक बार अगर बोर्ड लग गया कि ये वक्फ की संपत्ति है तो कोई उसको बेच नहीं सकता, कोई दूसरा उसको खरीद नहीं सकता। गांव वाले कहते हैं साहब ये पूरा गांव कैसे वक्फ का हो गया? तो ये सुझाव हमें आए थे कि भाई कुछ ऐसे इंक्रोचमेंट हुए हैं वक्फ की संपत्ति पे, जो वक्फ किया गया था, गरीब मुसलमानों को इसका फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है और कुछ इंक्रोचमेंट करने वाले लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। इसमें संशोधन होना चाहिए। तो सरकार को चुप थोड़ी रहना चाहिए। अगर कुछ प्रपोजल मुस्लिम समाज से ही आया हमारे पास तो उसको हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वक्फ का हम एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। फिर इन्होंने कहा इसकी चर्चा कराओ, तो हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पे चर्चा कराई। इंट्रोडक्शन पे आपने देखा होगा खूब चर्चा हुई, 2 घंटे चर्चा हुई। और जब हमारे यहाँ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी जब बोले, जवाब दिया, तो अधिकतर शांत थे। तो उनको लग रहा था कि अब 1-2 का तो एजेंडा है विरोध करना, बाकी तो शांत है यार, सरकार का उद्देश्य तो पवित्र है। अब ये कमेटी के पास है। उन्होंने कहा साहब इसकी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाओ। तो एक राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों की एक कमेटी बनी, जॉइंट कमेटी। उसके अध्यक्ष हमारे जगदम्बिका पाल साहब है, वो सुनवाई कर रहे हैं, तो अभी उनके पास है। तो मुझे लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं वो भी अपना पक्ष इस कमेटी के सामने रखेंगे और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार निश्चित रूप से इस पे आगे कदम उठाएगी। विधि और न्याय मंत्रालय के आप मंत्री हैं। विधि मंत्रालय को लेकर तो हमने सारी बातें की। अब न्याय विभाग को लेकर कि सरकार का ये कहना है और जो रिकॉर्ड बताते हैं कि इन 10 सालों में रिकॉर्ड न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि हमने कॉलेजियम ने इतना लंबा अरसा हो गया हमारी सिफारिश के नाम भेजे हुए और अभी तक सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी है। देखिए, ये कोई पीआईएल कोई न कोई लगाते रहते हैं। ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो ये कि एडवोकेट हैं हर्ष विभोर श्रृंगला, उनकी एक पीआईएल है। उस पीआईएल पे सुनवाई हुई होगी 3-4 दिन पहले। मुझे लगता है कि हमारे ओर से अटॉर्नी जनरल साहब मेरे ख्याल में आर्गू किया था केस को और आगे की तारीख दी है, शायद 20 तारीख दी है इस मामले में। मैं आपको, आपने ठीक सवाल किया कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में 10 साल हो गए और अभी ये 100 दिन का तीसरे कार्यकाल का भी 100 दिन पूरे हो गए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इस सरकार ने पारदर्शिता भी बरती है, तेजी भी लाई है और जो प्रक्रिया है उसको भी हमने सरल किया है और इसी से आपको लगता है कि
सुप्रीम कोर्ट के जो पूरी की पूरी जो वैकेंसी थी भरी, जैसे 34 की पूरा भरा रहना, ये भी सारे के सारे जजेस होना, ये भी बड़ी बात है ना। उसके बाद जो हमारे हाई कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट करने की प्रक्रिया है, उसको मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि कई लोग उसको समझते हैं भी क्या प्रक्रिया है। हाई कोर्ट का एक कॉलेजियम होता है, वो नाम भेजता है, और सरकार में उसमें कुछ चीजों को लेकर के छोटी मोटी उस पे कोई मीटिंगें होती है, उसको लेकर के एक विषय रहता है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, तो हाई कोर्ट कॉलेजियम, फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सारों को मान लें ये भी जरूरी नहीं है। तो कई ऐसे होते हैं जिसमें सरकार सहमत होती है, सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं होता है। कई ऐसे होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सहमत है, लेकिन सरकार के यहाँ दोबारा जांच का विषय आ जाता है, वो हाई कोर्ट में हम रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, ऐसे भी विषय हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी में ही टाइम लगता है। और अभी तो सारे जो वैकेंसी है, जैसे हम 1114 वैकेंसी हाई कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ, सैंक्शन स्ट्रेंथ मानते हैं, तो उसमें अगर हाँ 750 से ज्यादा भरे हुए हैं या 800 के करीब भरे हुए हैं, तो बाकियों के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम से भी नाम हमारे पास पूरे नहीं आते हैं ना। हाई कोर्ट कॉलेजियम से आने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से भी कई बार वापस आ जाता है फॉर रिकंसिडरेशन। जैसे आपको मैं अभी हिमाचल का ही बताऊं, हिमाचल के 2 जजेस का फाइनल हुआ, फिर वो एक कोई पीआईएल में चला गया रिट में कि हम तो सीनियर हैं, तो हमारा नाम कैसे रोक दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही दे दिया हाँ, कि इनके नाम को भी कंसीडर करो। कंसीडर किया जाए। तो जब इनके नाम को कंसीडर करें, तो जो पहले से नाम चल रहे हैं उनको रोकना पड़ता है। तो कोई ये कहे कि जो पहले से नाम चल रहे थे क्यों रुके, तो ये प्रक्रिया के तहत रुक जाते हैं। जो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है जी किसी को रोकने का, हम तो जल्दी से जल्दी जजेज के अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, जिससे जो जजेज अपॉइंटमेंट का विषय है वो पारदर्शी बना रहे। तो आपका कहना है कि जो बड़े हाई कोर्ट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इन सारे हाई कोर्ट्स में मद्रास 30 से 40% वैकेंसियां अभी तक हैं, जहां 150 जजों की कैपेसिटी है, पूरी सैंक्शन स्ट्रेंथ, वहां पर 60, 70, 80, 90 है। हाँ, जैसे तो आपने इसमें क्या हाई कोर्ट? हाँ, इलाहाबाद का आपने सही कहा, 81-82 के आसपास है और ज्यादा है सैंक्शन स्ट्रेंथ। सैंक्शन स्ट्रेंथ के अनुसार हाई कोर्ट हमारे पास नाम भेजेंगे तभी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे ना। तो हम इस दिशा में भी लगे हुए हैं। अभी जब आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ 2 दिन, तो उस समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आए थे सब। तो ये कंसल्टेशन हुआ कि भाई आप जो आपका सैंक्शन स्ट्रेंथ है और अभी वर्किंग स्ट्रेंथ है, उसके बीच में जो गैप है, उसमें तो पूरे नाम भेजिए एक बार। बाकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, वो हम उसको जल्दी करेंगे। तो ऐसे करके हमने चर्चा की, और हम मुझे लगता है कि जो पेंडिंग प्रपोजल है उसमें भी जल्दी निर्णय लेंगे, और जो नाम आने हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट कॉलेजियम से, वो भी जल्दी भेजें। मेघवाल साहब, एक बड़ी चुनौती है कि आप कह रहे हैं कि पेंडेंसी भी हम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है जो पेंडिंग केसेस हैं वो एक बड़ी चुनौती है कि ऐसा लगता है मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। देखिए, कोर्ट की और जाने की रफ्तार तो बढ़ी है लोगों की, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन एक नया जो कंसेप्ट आया, उससे मुझे लगता है कि रफ्तार जो बढ़ने की रफ्तार है वो रुकी भी है। जैसे एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो आया है, जिसमें आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, लोक अदालत है, फैमिली कोर्ट में समझाइश की प्रक्रिया है, उससे जरूर मुझे लगता है कि फर्क पड़ा है। और जैसे ही ये मीडिएशन काउंसिल और इस काम में, आर्बिट्रेशन के काम में तेजी आएगी, मुझे लगता है कि मुकदमों में निश्चित रूप से कमी आएगी। एक और बड़ा, एनजेएसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था। क्या इसमें पारदर्शिता और प्रक्रिया, क्या सरकार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर संतुष्ट है, या सरकार ये चाहती है कि कुछ एक नया सिस्टम आए जो दोनों पक्षों को मंजूर हो, जिसको लेकर एक एसओपी बनाने की बात की? देखिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आपने सही कहा, ये 2015-16 का एक बड़ा विषय था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब गया पास होने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही नहीं माना। लेकिन जो एसओपी की बात है वो तो अभी पेंडिंग है, वो जैसे पूरी होती है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कुछ चीजें एसओपी में आ जाएगी, ऐसा लगता है।
इलेक्शन सुधार को लेकर आयोग क्या सोचता है? क्योंकि विधि आयोगों ने भी कई बार चुनाव सुधार को लेकर अपनी सिफारिशें दी हैं, और विधि आयोग की सिफारिशों पर कितना गंभीर है इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम तो वाकई बहुत अच्छा है। अब ये तो राहुल गांधी जी का मुझे कहना नहीं है कि वो इलेक्शन दोनों जगह जीतते हैं और कहते हैं इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, अमेरिका जाकर के कहते हैं। तो आप दोनों जगह कैसे जीत गए जी? इलेक्शन रिफॉर्म ये सतत प्रक्रिया है। कुछ सुझाव आए हुए भी हैं, कुछ सुझाव आने वाले भी हैं, और जगह-जगह चुनाव होते हैं, उसमें कुछ न कुछ सुधार होते रहते हैं, और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का काम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम बहुत अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ। हरियाणा का चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, आज फर्स्ट फेज के चुनाव होंगे शायद, और हरियाणा में तो मैं 20-25 दिन से काम भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस जो पिछले 10 सालों में हमने दिया, जैसे एक विषय पूरे क्षेत्र में पहुंचा हुआ है। जब मैं जाता हूँ गांव में, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार मिला, सरकारी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला वो अलग विषय है, लेकिन सरकारी जो रोजगार मिला, जो बिना पर्ची के और बिना खर्ची के, ये गुड गवर्नेंस का बड़ा विषय था। मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी बोले कांग्रेस, हम तीसरी बार मजबूत सरकार बनाएंगे हरियाणा में, बीजेपी। जो किसान और खास करके जाट कम्युनिटी, उसका कितना असर पड़ेगा उनकी नाराजगी का? देखिए, हर चुनौती का मुकाबला हम करते ही हैं, चाहे चुनौती कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह हमारे इस संबंध में काम किया, और किसान कल्याण के लिए जो मोदी जी ने काम किए हैं वो भी हम समय समय पे बता भी रहे हैं। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। हरियाणा में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी की है। हमारे जो अलग अलग समाजों के जो नेता हैं वो भी हरियाणा पहुंच गए हैं। कल 15 तारीख को विड्रॉल का लास्ट डेट था, उसके बाद तो मैदान एकदम सज गया है। तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। इसमें दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी लगातार चीजें बदल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये जो लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे का 100 सुनार की एक लोहार की जैसा है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगा आपके लिए चुनाव? देखिए, पहले तो इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया। अब और कई इनके लोग हैं वो कहते हैं कि हम जीत गए। तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी प्ली क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरा अरेस्ट लीगल नहीं है, यही प्ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका अरेस्ट लीगल है, तो कहां से जीत गए? बेल मिली है। तो बेल मिलना, और बेल में भी कंडीशन डाल दी कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों में दस्तखत नहीं कर सकते। तो अब उसको लेकर के इन्होंने पूरा 2 दिन से जश्न मना रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बैन भी है कि आप पटाखे नहीं छोड़ सकते, पटाखे भी छोड़ रहे। ये शर्तों को तो मानते ही नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट अगर बेल पे कंडीशन लगाते हैं तो उनको मानते कहाँ है? ये तो अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझते हैं ना। दिल्ली सरकार चाहती है कि नवंबर में ही चुनाव हो जाए विधानसभा के। चुनाव के लिए हम भी तैयार हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। यानी चुनाव के लिए तैयार हैं। 100 दिन के एजेंडे पर बात हुई कि 100 दिन की उपलब्धियां क्या हैं, अब अगले 100 दिन और उससे अगले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।